हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ आर्टिकल्स और बाकी एडिटोरियल्स भी। एडिटोरियल्स तो नहीं आज, क्योंकि संडे है तो FAQ सेक्शन आता है और इंडियन एक्सप्रेस में भी कोई एडिटोरियल नहीं आता, तो जनरली एक आइडियाज़ का पेज आता है या फिर कॉलम्स आते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बस आज आपको एक एडवाइस नहीं, बस एक एक लाइन ऑफ थिंकिंग बताना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं ना, सो इट इज़ द बेस्ट दैट वी आर नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ द एनालिसिस। मतलब हम खुद एक पार्टिसिपेंट की तरह नहीं, बल्कि एक ऑब्जर्वेंट की तरह एक चीज़ को देखते हैं। हमें चीज़ों को फैक्ट की तरह देखना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, ना कि हमारा जो खुद का इंक्लिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सेंटर पे, या फिर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसपे बहुत सारे तरीके के तर्क वितर्क होते हैं, बहुत सारी ऑपोजिशन की बातें होती हैं। तो आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंक्लाइंड है, नहीं है, कुछ भी है, लेकिन जब आप एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो उसको बस एक फैक्ट की तरह एनालाइज करिए, एक सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, आप सच में एक अच्छा एनालिसिस कर पाए। तो बस यही कहना चाहती थी, बी एन ऑब्जर्वेंट एंड नॉट अ पार्टिसिपेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं द हिंदू की न्यूज़पेपर को पीछे से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जो PMLA है, हम इस पे, मुझे पता है कि हम 2 दिन से ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, पर अभी तक जो हमने डिस्कस किया, जैसे डॉक्टर प्रताप बानू मेहता का एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था, वो डिस्कस किया, और भी बहुत सारे, NK सिंह ने भी एक लिखा था, लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पे वैलिडेट किया है अपनी हर जजमेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब एग्जैक्टली ग्राउंड्स, एग्जैक्ट स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की, वो आज की न्यूज़पेपर में आई है। तो हमें ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वॉन्ट टू डिस्कस इट फ्रेश ताकि आप इसे सुने। ठीक है, तो हम देखते हैं। इसको समझाने से पहले PMLA को मैं आपको दोबारा समझाना चाहूँगी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होता क्या है। सो इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट फंडिंग अपीयर टू हैव कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। इसमें क्या होता है, जितना हमारा पैसा जनरेट होता है एक इलीगल एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें, या फिर और भी बहुत सारे केसेस के द्वारा, तो उस आए हुए पैसे को, इलिजिटिमेट पैसे को लेजिटिमेट दिखाना फाइनेंशियल अथॉरिटीज की आंखों में। तो हमने क्या किया, हमने डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम मनी लॉन्डर करना कहते हैं। तो बेसिकली एक 3 स्टेज प्रोसेस होता है, PLI। 3 स्टेजेस इसमें होती हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हर स्टेज को समझाऊंगी, ताकि एक प्लेन लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस, is a stage in which the crime money is injected into the formal financial system। इसमें जो भी पैसा क्राइम मनी से आता है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी से आता है, उसको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज है। यहाँ पे अगर आप पकड़े गए, यहाँ पे पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में जैसे ही पैसा आया तो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाती हैं कि इतना सारा पैसा आया कैसे, इसका सोर्स क्या है ना। तो यहाँ पे पकड़े जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे बैंक अकाउंट में टेररिस्ट फंडिंग आई, मेरे बैंक अकाउंट में टेररिस्ट फंडिंग आई, इसे हम प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पकड़े जाना सबसे ज्यादा आसान है। सेकेंड स्टेज होती है लेयरिंग। नाउ द मनी इंजेक्टेड इज नाउ लेयर्ड एंड स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजैक्शंस टू ऑब्फस्केट द टेंटेड ओरिजिन ऑफ द मनी। यहाँ पे क्या होता है, जो मनी अब हमारे बैंक अकाउंट में आ चुकी है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट हो चुकी है, उसके द्वारा बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया, जो अभी मैंने बताया था, उससे मैंने स्टॉक्स खरीद लिए बाहर के देश में, बहुत सारे बॉन्ड्स बाहर के खरीद लिए, शेल कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, पनामा में, पटाया में, या फिर मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, तो इसे हम लेयरिंग कहते हैं। इतनी सारी जगहों पे ट्रांजैक्शन कर लेना उन पैसों के द्वारा, इसे लेयरिंग कहते हैं। अब हम लास्ट स्टेज पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। नाउ द मनी एंटर्स द फाइनेंशियल सिस्टम इन सच अ वे दैट द ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम इज टोटली वाइप्ड आउट। इसमें क्या होगा,
कंप्लीटली आप उसको एक क्लीन मनी डिक्लेयर कर देंगे फिनेंशियल अथॉरिटीज की आंखों में। कैसे? अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने उसे एक प्रॉपर्टी खरीद ली थी अपने देश में, एक ट्रांजैक्शन ऐसी की थी। अब अगर मैं उस प्रॉपर्टी को खरीदी हुई को बेच दूंगी तो उसके जितने भी बेचने से पैसे आएंगे वो मैं अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूंगी। तो अब क्या हुआ, वो पैसा तो लेजिटिमेट है ना, मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी बेची है अगर मैं सरकार को बोलूँ तो फिर वो क्या हुआ, जो मनी थी वो क्लीन मनी में कन्वर्ट हो गई। अब हम आते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस लॉ के तहत जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो उसे एम्पावर किया गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। अब ईडी क्या है? ईडी एक ऐसी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था एक यूनिट के फॉर्म में, एनफोर्समेंट यूनिट के फॉर्म में 1 मई 1956 को। और उस टाइम पे इसका डिपार्टमेंट भी डिफरेंट था क्योंकि इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत इंक्लूड किया गया था। अब 1957 में इस यूनिट का नाम बदल दिया गया था और इसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया गया था। अब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये बेसिकली 2 लॉज को एनफोर्स करता है। एक तो हमने देखा अभी पीएमएलए 2002 और एक होता है फेमा एक्ट, मतलब फेमा 1999। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जितनी भी फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है उसके पास फॉरेन डोनेशंस आ रही हैं तो वो कहाँ से आ रही है, जो पैसा जिस पर्पज से आ रहा है, डोनेट किया जा रहा है, यहाँ का एनजीओ उसको उस एग्जैक्ट पर्पज के लिए यूज भी कर रहे हैं या किसी और एक्टिविटी में लगा देता है। इस सारे तरह के जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जितनी भी रेगुलेशंस हैं, वो करता है ईडी। ठीक है, अब हम आते हैं जिस चीज़ पे इतना ज़्यादा बवाल चल रहा है कि जो 2019 में अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी, जो अमेंडमेंट्स लाई गई थी, वो क्या थी एक्चुअल में, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। उसमें क्या किया गया था, पहला तो ये कि कुछ प्रोविजंस को डिलीट कर दिया गया था। जैसे कुछ सब प्रोविजंस थे सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में। सेक्शन 17 सर्च और सीजर यानी कि सर्च करना और पैसों को, फ्रॉड मनी को जब्त कर लेना या फ्रॉड प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। सेक्शन 18 सर्च ऑफ पर्सन्स, मतलब जो लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व है उनको ढूंढना, उनकी सर्च करना। तो इनको पहले करने के लिए एक प्री रिक्विसाइट एफआईआर या फिर चार्जशीट की जरूरत होती थी ईडी को। मतलब इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए जब तक जो ऑथराइज्ड वो हैं, बॉडीज हैं, जब तक एजेंसीज हैं, ईडी को नहीं कहते थे अच्छा अब आप जाओ, हमने एक एफआईआर दर्ज की है या ऐसा हमने चार्जशीट फाइल हुई है हमारे पास, अब आप जाइए इन्वेस्टिगेशन करिए। जब तक ऐसा नहीं होता था तो ईडी पहले खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती थी, पर अब उन्हें डिलीट कर दिया गया है तो वो खुद से कर सकते हैं। सेकेंड हुआ था कि जितने भी पीएमएलए ऑफेंसेस थे उन्हें कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल बना दिया गया था। नॉन बेलेबल तो आपको पता है जिसमें बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर, रेप, डाउरी, अब तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस भी हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है, यू आर अलाउड टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आपको अरेस्ट करने की इजाजत है विदाउट वारंट। वारंट क्या होता है? वारंट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑफ अथॉरिटी, मतलब ये कोई एक लीगल या गवर्नमेंट अथॉरिटी इस केस में ईडी को देता है कि आप जाइए हमारे बिहाफ पे जाके अरेस्ट कंडक्ट कीजिए, मतलब आप ऑथराइज्ड हैं अब इस अरेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। सो इट्स बेसिकली अ वर्ड ऑफ लीगल अथॉरिटी। ऑलराइट, सो लेट्स नाउ रीड द एफएक्यू सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, The Supreme Court upheld several provisions। जैसे अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रोविजंस को पीएमएलए के अपहोल्ड किया, जो बहुत सारे इश्यूज से डील करते हैं कि कौन से ऑफेंस है जिसमें ईडी को पावर्स मिली हुई है अपनी सर्च कंडक्ट करने के लिए, क्या प्रोसीजर ईडी फॉलो करेगी सर्च और सीजर के दौरान। बहुत सारी ऐसी चीज़ों से डील करते थे प्रोविजंस जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। हम आगे इनको डिटेल में देखेंगे। द मैनर इन विच द एक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड हैज कम इन for much criticism in recent years as several investigations have been okay। अब बेसिकली इतना सब कुछ चल क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता है सोनिया गांधी जी के खिलाफ ईडी रेड्स चल रही हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के खिलाफ जो प्रेजेंट सेंट्रल रजीम है उनके खिलाफ जो भी बोलता है उनके ऊपर ईडी रेड्स हो जाती हैं। जैसे अगर आपको याद होगा तो
सोनू सूद पे भी हुई थी, अगर आपको याद हुआ होगा तो शायद तापसी पन्नू पे भी की गई थी। आज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ, कहीं कहीं संजय राउत के खिलाफ आपने देखा होगा जो शिवसेना के मेंबर हैं। तो बस यही कहा है कि ये ऐसे ड्रकोनियन प्रोविजंस हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड तो कर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी सेंटर पे है, वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ इनको एज अ टूल यूज कर रही है। नाउ व्हाट इज द वर्डिक्ट ब्रॉडली बेस्ड अपॉन, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो किस बेसिस पे दिया गया है। देखिए, अगर आप पिछले 2-3 दिन से न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये रियट्रेट किया था अपनी जजमेंट में कि बिल्कुल सही प्रोविजंस हैं, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो इंडिया है वो इंटरनेशनली कमिटेड है मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट स्टेप्स लेने में। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस पे प्रताप बानू मेहता और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी ये कहा था कि शायद हमारी जो जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है वो हमारे यहाँ के सिविल लिबर्टीज़ यानी कि यहाँ के फंडामेंटल राइट्स जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं इन प्रोविंस के द्वारा, वो शायद इंटरनेशनल कमिटमेंट उनसे ज़्यादा बड़ी है। ये ऐसे एनालिस्ट का कहना था। तो ऐसी कौन सी इंटरनेशनल कमिटमेंट है ये जान लेते हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है। The UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, adopted in Vienna in 1988. तो द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स, और ऐसा जो कन्वेंशन है जिसे हम वियना कन्वेंशन कहते हैं, 1988 में जिसे अडॉप्ट किया गया था, वो ऐसी फर्स्ट ट्रीटी थी जिसने नेशंस को कहा था कि आप ऐसे लॉज डोमेस्टिक लेवल पे अडॉप्ट कीजिए जो ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों को कॉम्बैट करने में हेल्पफुल हो। ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ यूजुअली ऑब्वियसली ड्रग ट्रैफिकिंग से जितना पैसा जनरेट हो रहा है वो है तो मनी ही ना, इलीगल मनी है तो उसको लॉन्डर करते हैं क्लीन मनी में। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ट्रीटी बन जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस से रिलेटेड। फिर उसके बाद है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, जिसे एक G7 की समिट में जो पेरिस में हुई थी 1989 में, तब एस्टैब्लिश किया गया था। तो उनका भी मेन कंसर्न जो था इसको एस्टैब्लिश करने का, FATF को, आज हम देखते हैं कि मोस्टली हम पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टिंग से रिलेटेड हम देखते हैं, FATF को बहुत बार सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका मेन पर्पस है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लाया गया था इसे। द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ 2000, जो जिसे हम पलार्मो कन्वेंशन कहते हैं, 2000 में जिसे अडॉप्ट किया गया था, वो भी ऐसे ही लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने पे बाकी नेशंस को कंपेल करती हैं, कॉल ऑन करती हैं। फिर जब PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे इनैक्ट किया गया था 2002 में, जिसे फोर्स में लाया गया था 2005 में, तो वो इसीलिए किया था क्योंकि इनैक्ट किया गया था क्योंकि इंडिया ऑब्लिगेटेड था, ऑब्लाइज्ड था ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को अबाइड करने के लिए। What was the key issue over defining money laundering? अब मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन इतनी ब्रॉड कर दी गई है क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें डेफिनेशन में आ जाता है। एक छोटा सा ऑफेंस हुआ, उसके फिर ऐसी एलिगेशंस लग जाती हैं कि शायद इसने मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा। तो बेसिकली इस पे ही बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है बहुत लोग। तो देखते हैं क्या। अ मेजर इशू रेज्ड बाय द पिटिशनर्स arose from an explanation added in 2019 to clarify the scope of the definition of money laundering under section 3. तो petitioners का यही है कि 2009 में जो definition का scope था जो clarify किया गया था section 3 के द्वारा, वो उनसे बहुत सहमत नहीं है जो petitioners हैं। They said the original wording meant that the only projection of tainted money as untainted and its integration into the economy. Okay. देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी हम इसका नेक्स्ट पढ़ लेते हैं तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। कोर्ट रिजेक्टेड द चैलेंज होल्डिंग दैट द, अब आपको मैं पहले एक बात बताती हूँ, जो इससे पहले 2019 से पहले क्या होता था, मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक मतलब होता है कि जो टेंटेड मनी है, इलीगल मनी है, उसको जब तक आप फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं कर देते और उसे अनटेंटेड यानी कि क्लीन मनी नहीं प्रूव कर देते, तब तक एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज नहीं किया जा सकता। मतलब 2019 से पहले एक इलीगल मनी का आपके फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूजन और उसका बिल्कुल क्लीन मनी के अपेयर करना, ये दोनों चीज़ें जब तक साथ में नहीं हो जाती थी तब तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं लग सकता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, और 2019 में भी गवर्नमेंट ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो पोजेशन, एक्विजिशन और यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है, पहले क्या होता था कि
मतलब जो भी पैसा इलीगली आया उस पैसे को यूज करना, हम जो पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, या फिर उससे हम कुछ भी खरीदते हैं, या फिर उसे हम बस अपने पास रखते हैं अपने घर में। इसके साथ साथ अगर एंड लगा होता था, एंड इसके साथ साथ अगर उसको क्लेम नहीं किया, क्लेम भी करना बहुत ज़रूरी है मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए कि वो क्लीन मनी है। लेकिन अब सरकार ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि एंड को और से रिप्लेस कर दिया। मतलब ठीक है, अगर बाय चांस आपने सिर्फ इलीगल मनी है जो आप खुद ने पोजेस की हुई है, आप उसको यूज करते हैं या फिर बस ऐसी आपके घर पे पड़ी है, तो भी आपके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो सकता है। जबकि लॉन्डर का मतलब होता है उस इलीगल मनी को क्लीन मनी में भी कन्वर्ट करना है। आप इलीगल मनी बस है आप में, तो आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग जाएगा, खत्म बात। So at the same time, the court clarified that the offence of money laundering is dependent on illegal gain through the original crime. If the person is discharged or acquitted, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अगर बाय चांस एक ओरिजिनल ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल ऑफेंस है ड्रग ट्रैफिकिंग का, या फिर ऑफेंस है कोई और ऐसी ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मतलब ये तो और सीवियर केस हो गया। तो अगर आप उसमें बाइज्जत बरी हो जाते हो, है ना, अगर उस केस में बाइज्जत बरी हो जाते हो, तो उस केस के दौरान आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज हुआ होगा, तो फिर आप पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है उससे भी आप बाइज्जत बरी हो जाते हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ऐसे बहुत ही निटिग्रिटीज है ना, ये आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स जो रोज छप रहे हैं उसमें नहीं मिलेगी आपको। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने बहुत ही डिटेल्ड और भी बहुत कुछ कहा होगा। सिर्फ एक दो प्रोविजन को लेके क्रिटिसाइज करना जो बाकी शुरू हो जाते हैं, आप सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट वर द इश्यूज कंसर्निंग इन्वेस्टिगेशन बाय द ईडी। अब ईडी का इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पे क्या सवाल उठ रहे हैं। बेसिकली ईडी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरनल मैनुअल। ईडी के काम करने का तरीका है जिस बेसिस पे वो सर्च कंडक्ट करती है, बाकी चीज़ें करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, वो एक इंटरनल मैनुअल है। वो इंटरनल मैनुअल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी को नहीं पता वो करने का तरीका है क्या। और ईडी रजिस्टर करती है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे एफआईआर होता है ऑर्डिनरी केसेस में, वैसे ही ईसीआईआर होता है ईडी के केसेस में, तो ये उसे दर्ज करती है। और लेकिन जो ईडी है, वो जो ईसीआईआर है, वो अक्यूज यानी कि दोषी के साथ शेयर नहीं करती। मतलब जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसके साथ वो नहीं बताती कि आपके अगेंस्ट ये ईसीआईआर दर्ज हो गई है। तो इसलिए इससे क्या होता है कि वाई एंड हाउ अ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब इज इनिशिएटेड इट इज अननोन। मतलब फिर इससे अक्यूज को कभी पता ही नहीं चलता कि उसके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोब शुरू क्यों हुआ और कैसे चल रहा है, क्या एक्शन में प्रोसीजर है। व्हेन समन इज इशूड टू अ पर्सन, ओके, वैसे ही जब किसी को एक समन इशू होता है, जब बुलाया जाता है कि आप यहाँ आके अपनी प्रस्तुति दीजिए, तो फिर उसे ये भी नहीं पता होता कि उसको किस रीज़न से बुला रहे हैं, बस उसको कह दिया और फिर वो कंपेल्ड है कि वो अटेंड करे आपका समन। और फिर उस पे जो ईडी आपसे सवाल जवाब करेगी वो आप दो उसका आंसर, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे सबमिट करने के लिए आप उसे सबमिट करो। अनलाइक इन अदर क्रिमिनल केसेस देयर इज नो जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ द प्रोसेस। बाकी क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, जुडिशरी देख सकती है कि कभी कंपेल तो नहीं किया जा रहा, टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा डॉक्यूमेंट शो करने के लिए, क्या प्रोसेस है जो फॉलो किया जा रहा है नॉर्मल केसेस में। लेकिन इधर कोई जुडिशियल ओवरसाइट भी नहीं है, प्रोसेस जैसा चल रहा है, कितना भी पेनफुल है, बार बार फैमिली इज टर्न अप एंड डाउन, कुछ भी हो रहा है, आपकी लाइफ टर्न अप एंड डाउन हो गई, लेकिन उससे जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है उस पर। एंड द अक्यूज्ड आर फोर्स्ड टू सीक बेल आफ्टर अरेस्ट विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट। फिर ऑब्वियसली आपको पता है नहीं कि आपके ऊपर केस लगा क्यों है, लेकिन थक हार के आपको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे बेल ही दे दो, चाहे पता आपको है नहीं कि आप पे केस चल क्यों रहा है। द कोर्ट रिजेक्टेड ऑल दीज कन्वेंशन। लेकिन ये सब अभी तक तो ये जो थे ये मतलब प्रॉब्लम्स रेज की थी पिटिशनर से, लेकिन कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। उनके कंक्लूजन, कोर्ट का कंक्लूजन ये था, द ECIR कैन नॉट बी इक्वेटेड विद एन FIR। मतलब ECIR को आप FIR के इक्विवेलेंट नहीं समझ सकते, ये कुछ और है, बिल्कुल अलग है दोनों चीज़ें। दैट देयर आर सफिशिएंट सेफगार्ड्स इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ सर्वे। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला बड़े इनफ सेफगार्ड्स हैं, ज़रूर सबके साथ ऐसे ज़बरदस्ती वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि जब सर्च, सर्वे या फिर सीजर या अरेस्ट हो रहा होता है तो लॉ ऑफिसर को, ED ऑफिसर को ये मतलब मैंडेट करती है कि जो भी है आप अपने रिकॉर्ड्स हैं उन्हें रिटन में मेंटेन कीजिए कि क्या क्या रीज़न है। तो हर स्टेज पे अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, आपको दिखा नहीं रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर वो तो अपना लॉ फॉलो कर रहे हैं ना। अ कॉपी ऑफ द ECIR नीड नॉट बी गिवन। अब ECIR की कॉपी अक्यूज को देने की ज़रूरत भी नहीं है,
लेकिन अरेस्ट के टाइम पे हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अरेस्ट के टाइम पे ज़रूर आप उन्हें ग्राउंड्स बताइए, रीज़न बताइए कि आपको अरेस्ट क्यों करा जा रहा है, ये बताना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको, फिर मैं वही कहूँगी, अगर आप सिर्फ ऐसे ही रैंडम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ नहीं बताई जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ भी बोली है। इन एनी केस द स्पेशल कोर्ट कैन एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स टू डिसाइड वेदर द डिटेंशन, और फिर जो स्पेशल कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, जो पूरा केस देखता है, जिसके देख रेख में ये सब कुछ होता है, कंडक्ट होता है, ट्रायल कंडक्ट होता है, वो मतलब देख सकता है कि जो डिटेंशन है वो अरेस्ट है, डॉक्यूमेंट्स के जो अक्यूज ने खुद के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, सबमिट किए हैं, उसके में अब और अरेस्ट इसका कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, वो स्पेशल कोर्ट देखेगा। The court suggested that the ED may consider the desirability of informing the public through its okay. तो फिर कोर्ट ने ये भी चीज़ बोली है कि ईडी कंसिडर कर सकता है, ईडी सोच सकता है इस बारे में कि वो पब्लिक को इन्फॉर्म करे अपनी वेबसाइट के द्वारा कि उनकी अथॉरिटी का स्कोप क्या है एक्ट के अंदर, वो कौन से मेजर्स हैं जो उनकी फंक्शनरीज अडॉप्ट करती हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के दौरान, और ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं या रेमेडीज हैं अक्यूज्ड के लिए अवेलेबल। मतलब अगर उन पे केस शुरू हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, तो जो अक्यूज है, जिसे दोषी बताया जा रहा है, वो कौन से लीगल मेजर्स हैं, कौन सी रेमेडीज हैं जो वो अवेल कर सकता है, क्या उनके पास भी अपना केस लड़ने के लिए क्या मेजर्स अवेलेबल हैं। व्हाट डिड द कोर्ट से ऑन ईडी समन्स? अब कोर्ट ने ईडी के समन्स पे क्या कहा? देखिए, जब एक इंसान को एक पुलिस ऑफिसर समन करता है, एक अक्यूज्ड को, तो फिर उसको पता होता है कि जब उसे समन किया जा रहा है, मतलब एक भी किसी इंसान को, अगर मुझे कल को पुलिस ऑफिसर कोई बुलाते हैं कि आप आइए, आपको कल आना है अपनी स्टेटमेंट देने, तो जब मुझे एक स्टेटमेंट देने बुलाया जाएगा, मुझे वो बताएंगे कि आपको किसी दोषी के विटनेस की तरह बुलाया जा रहा है, या फिर आप खुद एक दोषी हो, आप अक्यूज हो या विटनेस, कि आपको बताया जाता है। लेकिन ईडी के पास ये पावर है कि वो एक सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करता है, जो आपकी अटेंडेंस को एनफोर्स कर ही सकता है कि अगर आपको समन किया तो आपको आना ही आना है, बिल्कुल किसी भी हाल में। गिविंग अ स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस। ओके, फिर बात ये भी है कि मतलब आपने फिर देखा कि ईडी को अलग बता दिया उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कि ईडी इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर। ओके, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि फिर जब आपसे स्टेटमेंट्स मांगी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि आप सबमिट करिए, और अगर बाई चांस आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, वो खुद में एक ऑफेंस है, आप पे एक और केस लग जाएगा। पहले तो एक केस वो लगा ही रहे हैं, फिर आप पे एक और केस लगेगा कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। तो हाँ, और फिर अगर आपने बाई चांस डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, ढंग से आंसर नहीं किया, तो फिर आप इट वुड अमाउंट टू परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब होता है विलफुली झूठ बोलना, मतलब हम जान पूछ के झूठ बोलना, फिर वो आप पे फिर एक और केस लग जाएगा। ऑल्सो सच अ स्टेटमेंट शुड बी साइंड बाय द पर्सन समन्ड एंड इट कैन बी यूज्ड। और फिर जो स्टेटमेंट है जो आप देते हो जब आपको समन किया जाता है, तो फिर वो आपसे साइन भी करवाते हैं, फिर वो आप ही के ट्रायल में आप ही के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। आप ही के डॉक्यूमेंट जब आपसे सबमिट करवा रहे हैं, आपसे साइन भी करवा लेंगे कि हमने ये सबमिट किया, आपकी स्टेटमेंटों पे भी अपनी साइन करवा लेंगे, ताकि आप ही के अगेंस्ट आप ही को विटनेस यूज किया जाए। तो फिर ये जब चैलेंज किया गया इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट में, तो लोगों ने यही कहा, जो पिटिशनर्स थे उन्होंने यही कहा, ये तो इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 यही कहता है ना, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यही कहता है ना आर्टिकल 20। तो फिर आप खुद को ही खुद के अगेंस्ट विटनेस करने पे मजबूर कैसे कर सकते हो? ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है। हाउएवर द कोर्ट रिजेक्टेड द आइडिया दैट दिस अमाउंट्स टू टेस्टिमोनियल कंपल्शन, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, ये कोई टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं है, इस ये अलग चीज़ है। रादर द ईडी ऑफिसर्स वर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, जैसे मैंने आपको बताया ईडी ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। और जो प्रोसीडिंग्स हैं रिलेटेड टू समन्स, एक इंक्वायरी है, वो कौन सा पुलिस ऑफिसर तो आपको क्राइम बिल्कुल वो साबित करने के लिए, तो ईडी जो कंडक्ट करता है वो तो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी कंडक्ट करता है ना। तो बस इन्होंने ऐसे करके छोड़ दिया। देयरफॉर इट वाज ओपन टू द ईडी टू गैदर मटेरियल विदाउट ट्रीटिंग द पर्सन एज एन अक्यूज। तो फिर वो तो अक्यूज की तरह आपसे थोड़ा ट्रीट कर रहे हैं, आपको अक्यूज थोड़ा ट्रीट करता है। ईडी तो बस इंक्वायरी कंडक्ट करता है और आपसे मटेरियल गैदर करता है जो भी उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए चाहिए। आपको कुछ कह तो नहीं रहे वो, बट नेवरदलेस प्रोसिपर एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोसिक्यूट भी कर ही सकते हैं। मटेरियल आपसे गेन कर लिया, लेकिन अब वो ईडी प्रोसिक्यूट भी कर ही सकता है आपका मटेरियल आपसे गैदर करके। ठीक है, हाउ डिड द कोर्ट अपहोल्ड द स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजन?
तो फिर कोर्ट ने जो बेल का प्रोविजन इतना स्ट्रिंजेंट है उसे कैसे, मतलब मैंने आपको बताया नॉन बेलेबल है, ऑलमोस्ट इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू गेट बेल। तो फिर देखते हैं उस पर क्या कहना था। पिटिशनर्स हैड चैलेंज्ड द वैलिडिटी ऑफ द ट्विन कंडीशंस लेट डाउन इन सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए फॉर ग्रांट ऑफ बेल। पिटिशनर्स ने चैलेंज किया था वैलिडिटी ऑफ ट्विन कंडीशंस, दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है सेक्शन 45 के तहत पीएमएलए के। क्या कंडीशंस ऐसी हैं अगर आपको बेल चाहिए तो द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। कोर्ट को ये भरोसा होना चाहिए कि मतलब ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, ऐसे रीजनेबल रीजंस हैं, ये हमें विश्वास दिलाने के लिए जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है एक ऑफेंस में। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम उसे बेल देंगे तो फिर वो इंसान कुछ भी बेल पे जब होगा कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। अगर ये दो चीज़ें हो जाएंगी, ट्विन कंडीशंस मीट हो जाएंगी, तो आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन 2018 में ये तो सुप्रीम कोर्ट की खुद की बातों के अगेंस्ट जा रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इन्हें वैलिडेट करिए, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इस सेक्शन को इसी सेक्शन को बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर दिया था, जो जिसमें ये था कि ये जो आप ट्विन कंडीशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो ना, ये सिर्फ पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल पे अप्लाई होगा, जिसमें आप जैसे जो अक्यूज्ड है उन पे 3 साल या 3 साल से ज़्यादा सज़ा होने के चांसेस हैं, सिर्फ उस पर आप ये बेल की ट्विन कंडीशंस लगा सकते हो, हर उस पर नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के खुद पे ही केस पे नहीं लगा सकते। लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने इस सेक्शन को री एनैक्ट किया, थोड़ा सा वर्ड चेंज करके। तो फिर कि ये कंडीशंस जो हैं, दोनों कंडीशंस हैं, ये हर ऑफेंस पे अप्लाई होगी, हर केस पे अप्लाई होगी पीएमएलए के अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग के हर केस पे ये दो कंडीशंस बेल के लिए चाहिए ही चाहिए, तो विदाउट एनी रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस। द कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट्स पावर। फिर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये भी अपहोल्ड कर दिया, ठीक है पार्लियामेंट के पास तो पावर है एक प्रोविजन को दोबारा इनैक्ट करने की, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे हाईलाइट करके पार्लियामेंट अगर दोबारा सुधार देती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दिस इज ऑल्सो, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस खुद में इतना बड़ा ऑफेंस है, ये सब करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का खुद का 2002 का एक केस ये कहता है कि अगर हमारे दिया हुआ कोई भी डिसीजन को पार्लियामेंट निगेट करती है या फिर उसके ऊपर एक और लॉ बना देती है या फिर उस प्रोविजन को चेंज कर देती है जिसे हमने खारिज किया स्मार्टली, तो वो हमारी अवहेलना के बराबर है। इट इज़ लाइक कमिटिंग कंटेम्प्ट टू कोर्ट। तो अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अब सुप्रीम कोर्ट साथ दे रही है। द कोर्ट डिड नॉट एग्जामिन आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सम ऑफ द अमेंडमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म। और कोर्ट ने फिर, एक पिटिशनर ने ये भी वो लगाई थी कि कुछ प्रोविजंस को जब ये लाया गया था तो वो मनी बिल कह के लाया गया था अमेंडमेंट्स को 2019 में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेपरेटली, ये हमारा फोरम नहीं है, ये सेपरेटली एक 7 जज बेंच है उसको कंसिडर करेगा, दिस इज़ नॉट द फोर्टे वी कैन गेट इनटू। तो फिर मनी बिल आपको पता है, अब मनी बिल के बारे में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर बहुत टाइम दे चुके हैं, तो हमें और अभी बहुत कुछ पढ़ना है। मनी बिल बेसिकली आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील करता है, और ये आर्टिकल स्टेट करता है कि सिर्फ एक ऐसा बिल जो कहीं कंडीशंस जो अभी मैं आपको बताऊंगी उनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है या सारी कंडीशन फुलफिल करता है, तभी एक बिल को मनी बिल कहा जाएगा। ये क्या कंडीशन है मैं आपको 2-3 बता देती हूँ, वैसे तो अराउंड 10 होती हैं शायद कंडीशन, जो शायद पता होनी चाहिए आपको। सो द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। मतलब किसी टैक्स का लगाना, किसी टैक्स का हटाना, किसी टैक्स को कम करना, किसी टैक्स को ऑल्टर करना या फिर थोड़ा सा चेंज कर देना उसके नेचर को, या फिर किसी टैक्स को रेगुलेट करना कि कैसे लिवाई करा जाएगा, कैसे कलेक्ट करा जाएगा, ये एक मनी बिल बन सकता है। दूसरा, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी पैसा बोरो करती है बाहर से, मार्केट से या फिर बाहर से, उस तरह की उस बोरोइंग के तरीके को रेगुलेट करने के लिए अगर कोई बिल लाया जाता है तो वो मनी बिल होता है। थर्ड कंडीशन, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड।
मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आपको पता होगा कंटिजेंसी फंड इमरजेंसी पर्पसेस के लिए होती है, जिसे प्रेसिडेंट बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इसकी कस्टडी या फिर इसमें पैसे का जमा होना या फिर इससे पैसे का विड्रॉ करना, ऐसे जितने भी बिल्स होंगे, ऐसे तरह के मैटर्स होंगे, उस बिल के लिए अगर कुछ आएगा तो उसे मनी बिल कहेंगे। तो पिटिशनर्स का कहना ये था, इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार पैसा बोरो कर रही है या सरकार टैक्स लगा रही है या फिर ऐसा कुछ भी, तो फिर ये मनी बिल से क्यों आ गया लेके, ये तो आप खारिज करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। और राइट, यहाँ पे प्रोटेस्टर्स ऑक्यूपाई इराक पार्लियामेंट। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने इराक के पार्लियामेंट, इसे मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी। सपोर्टर्स ऑफ पावरफुल, ओके ठीक है। एक जो इराकी क्लरिक है जिनका नाम है मुक्तादा सद्र, उन्होंने बगदाद यानी कि इराक की कैपिटल, उनके जो सपोर्टर्स हैं क्लरिक के, उन्होंने पूरे पार्लियामेंट के को मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ पे घेर लिया, अंदर घुस गए और अभी तक निकले भी नहीं है। द सपोर्टर्स ऑफ सद्र, अब ये जो सद्र के सपोर्टर्स हैं ये कौन है एक्चुअल में, इन्होंने एक मिलिशिया ऑर्गेनाइज किया था यूएस और इराकी गवर्नमेंट फोर्सेस के खिलाफ एक टाइम पे, आपको याद होगा जब यूएसए ने वहाँ पे इन्वेड किया था इराक को, 2003 की बात है शायद ये। तो उस टाइम पे इन्होंने मिलिशिया कंडक्ट किया था अपोज रिसेंटली अनाउंस्ड कैंडिडेसी ऑफ, क्योंकि अब इस टाइम पे ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट है जिसे प्राइम मिनिस्टर के पद पे लाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो प्रो ईरान है। उस कैंडिडेट का नाम है शिया अल सुद्दानी। उनको मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात करी गई है, उनका नाम प्रपोज किया गया है, लेकिन ये जो है वो प्रो ईरान है, ईरान के बिल्कुल साथी हैं, ईरान को फेवर करते हैं, लेकिन ये जो इराकी सेगमेंट है, क्लेरिक का जो सपोर्टर सेगमेंट है, वो प्रो ईरान नहीं है, इसीलिए इनको सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ चाइना इज होल्डिंग मिलिट्री ड्रिल नियर ताइवान। आपको पता होगा अभी रिसेंटली आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि ताइवान में शायद यूएसए की जो हाउस की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने शायद बोला कि हाँ मैं विजिट करूंगी ताइवान में, तो चाइना ने बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग टर्म्स में इसको मना कर दिया है कि अगर ऐसा होगा, बाय चांस अगर ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप चाइना जो ताइवान है, ताइवान को रिकग्नाइज कर रहे हो, खुद में एक देश रिकग्नाइज कर रहे हो, और हम तो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं। वन चाइना पॉलिसी मतलब जो तिब्बत है, ताइवान है, जिनजियांग रीजन है, या फिर अक्साई चिन है, या फिर हांगकांग है, ये सब चाइना का पार्ट है, और इसको इंडिविजुअली अगर कोई भी रिकग्नाइज करेगा, इट विल हैव टू फेस रेपरकशंस फ्रॉम चाइना। ऑलराइट, तो अब ऐसा है, तो फिर अब क्योंकि उन्होंने ये कर दिया, अब इसीलिए कि ताइवान के आसपास उन्होंने मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करनी शुरू कर दी है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोग बहुत ही क्लोजली। सो दिस इज इट। श्रीलंका और आईएमएफ डील को सितंबर तक के लिए प्रेसिडेंट जो उनके रणिल विक्रमसिंघे जी हैं, उन्होंने अभी कुछ टाइम के लिए बोला हम सितंबर में देखेंगे, हमें आईएमएफ से जो बेल आउट चाहिए उसके बारे में, क्योंकि अभी ऑलरेडी यहाँ इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी हम ले आए सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि जब बेल आउट आता है तो बड़ा कुछ आता है साथ में, यू हैव टू एडजस्ट स्ट्रक्चरली, मतलब बहुत सारी सब्सिडीज कट करनी पड़ती हैं, टैक्स जो आप वो ज़्यादा लेना पड़ता है, तो अभी ऑलरेडी एक अनरेस्ट चल रहा है, तो हम कैसे लेके आ जाए, तो सितंबर तक रुक जाते हैं। और आपको एक ब्रीफली बस ये बता दूं, जो श्रीलंका पे फॉरेन डेट है वो $51 बिलियन है, जिसका 28 बिलियन उनको 2027 तक वापस पे करना है। अब मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी, मैंने एक अपनी पिछले वीडियो में श्रीलंकन क्राइसिस डिस्कस तो किया, लेकिन शायद वो वीडियो भी बिल्कुल नई नई बनी थी। अब क्योंकि इतने लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं इसे अच्छे से बताऊँ, चाहे ब्रीफली ही, लेकिन आप सुनिएगा। तो सबसे पहले व्हाट लेड टू द रीसेंट श्रीलंकन क्राइसिस, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से श्रीलंकन क्राइसिस हुआ। अब आप पॉइंट वाइज पॉइंट सुनिएगा। फर्स्ट, एक 26 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर हुई थी अंटिल 2009। 2009 तक एक 26 साल की सिविल वॉर चली थी, आपको पता होगा, तामिल ईलम पार्टी वगैरह जो थे, तामिल लिबरेटर्स, और जो सिविल उन्होंने मतलब वो किया था, तो उनकी वजह से सिविल वॉर चली थी, तो इस वजह से कितना ज़्यादा आप समझिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस उस टाइम पे हुआ होगा। सेकेंड रीज़न ये था, जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो जो श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व थे वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो गए, बिल्कुल ड्रेन आउट हो गए, और फिर it led the country to actually borrow $2.6 billion from the IMF। तो फिर उन्होंने एक IMF से बोरोइंग की $2.6 बिलियन की,
और ये सब कुछ आप देख रहे हैं 2009 तक तो अभी सिविल वॉर चली, फिर 2008-9 की ये बात है। फिर तीसरा क्या हुआ, उनको क्योंकि अब उनका इकोनॉमी क्राइसिस में ही चल रही थी, फिर उनको दोबारा आईएमएफ को अप्रोच करना पड़ गया 2016 में। फिर उन्होंने एक और लोन लिया $1 1.5 बिलियन का। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है, लेकिन जब आपको पता है फिर ये उन्होंने लोन लिया तो फिर मैंने जैसे अभी बताया बहुत सारी कंडीशनैलिटीज के साथ आया। जो पहले ही बिगड़ी हुई हेल्थ में थी, जो इकोनॉमिक हेल्थ में कंट्री, वो और बिगड़ गई उसकी इकोनॉमिक हेल्थ, क्योंकि बड़े सारे उनको टैक्सेस बढ़ाने पड़े, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ा, इंपोर्ट बिल्कुल खत्म करना पड़ा। जबकि श्रीलंका को तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, श्रीलंका के पास इंडस्ट्री है कौन सी खुद की, बहुत ज़्यादा टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, क्लोथ पे डिपेंडेंट है, टी पे डिपेंडेंट है। अगर इसकी टी पे डिपेंडेंट है, इसके अलावा कुछ भी हो मोस्टली इंपोर्ट ही करते हैं बाहर से, है ना। तो फिर जब आपने इंपोर्ट कट कर दिए तो इकोनॉमिक हेल्थ और डिटोरिएट हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं, फिर हुए ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट अप्रैल 2019 में। कहाँ पे, कोलंबो के चर्चेज में, जिसमें कैजुअलिटीज हुई 253। अब जब ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गया। तो लोग फिर जो टूरिस्ट वहाँ पे जाते थे, जैसे अभी मैंने बताया टूरिस्ट डिपेंडेंट इकोनॉमिक वो वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक कंट्री है, तो जब टूरिस्ट ही वहाँ पे फिर जाने बंद हो गए, ऑलमोस्ट बहुत हद तक वहाँ पे टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया था, फिर उनका फॉरेक्स और कम हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आई गोताबाया राजापाक्सा की गवर्नमेंट 2019। तो वो आए एक बहुत ही भारी भरकम प्रॉमिस के साथ कि हम तो टैक्सेस को बहुत कम कर देंगे। एंड दे वर सो नाइस, दे वर सो ग्रेट पीपल, उन्होंने एक्चुअली टैक्स को कम कर दिया। अब आपने टैक्स तो कम कर दिया, क्विकली इम्प्लीमेंट भी कर दिए अपने प्रोमिसेस, लेकिन आप ये तो सोचिए आपके पास रेवेन्यू है नहीं, फॉरेक्स आपका खत्म हो रहा है, एक्सपेंडिचर आपको करना ही करना है, सब्सिडीज आप दे रहे हो, तो फिर आप कहाँ से मतलब पूरा करोगे, अपनी इकोनॉमी को संभालोगे कैसे। तो यही देखिए, आपने सुना भी होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रेवड़ी कल्चर की जो स्टेटमेंट दी थी वो इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। मैंने कल परसों में एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस में जो आया था, जिसमें जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे NK सिंह, उन्होंने भी यही कहा था कि सच काइंड ऑफ फ्रीबीज आर एक्चुअली अ क्विक पासपोर्ट टू फिस्कल डिजास्टर। तो यही हमें श्रीलंका के क्राइसिस से सीखना भी चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम वापस आते हैं। उसके बाद आया कोविड-19 का पैंडमिक, है ना। ये तो सबके लिए एक बहुत दर्दनाक सिचुएशन बन के आया। तो 2020 में ये आया, तो फिर क्या हुआ, जो इनके एक्सपोर्ट थे, क्योंकि अब एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन गई थी एक तरीके से हर कंट्री, तो इनके जो टी के एक्सपोर्ट्स थे, रबर के एक्सपोर्ट्स थे, थोड़े बहुत स्पाइसेस के एक्सपोर्ट थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए। फिर टूरिज्म और डिक्लाइन हो गया। फिर जो गवर्नमेंट, ऑब्वियसली उस टाइम पे तो हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को फ्री खाना और बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम पे लोगों के पास बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं थी तो खुद से देनी पड़ रही थी, हर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा था, तो इनका भी बढ़ा था, लाजमी सी बात है। तो लेकिन ये तो पहले ही इकोनॉमिकली इतने वीक हैं, तो लेकिन इनका फिस्कल डेफिसिट हो गया 10% से भी ज़्यादा 2020 में। और इनका जो डेट टू GDP रेशो था वो 119%। मतलब GDP से ज़्यादा तो इन्होंने पैसा वापस करना था, डेट था इनके ऊपर, 119% हो गया 2021 में। फिर दिस ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ गोताबाया राजापाक्सा, इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही शानदार मूव इन्होंने लिया, बहुत ही शानदार स्टेप लिया। क्या किया इन्होंने, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनाने के बारे में इन्होंने सोचा, ओवरनाइट, रातों रात। क्या किया इन्होंने, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया जो चाइना से आ रहे थे, बड़ा कुछ सब कुछ बैन कर दिया कि हम ऑर्गेनिक नेशन बन जाएंगे। और फिर क्या हुआ, इससे जो फूड प्रोडक्शन था वो हिट होना स्टार्ट हो गया, फूड क्राइसिस आ गया, जो बचा कुचा खाना जो बिक रहा था मार्केट में वो बहुत महंगा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई। फिर क्या हुआ, फिर गोताबाया राजापाक्सा को एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई, ताकि वो जो राइजिंग फूड प्राइसेस हैं, डिप्लीटिंग फॉरेक्स हैं, डेप्रिशिएटिंग करेंसी है, उसको कंटेन कर सके। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे तो प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होने लग पड़ी, फिर इंटरनेशनल कंडमेशन मिलने लग पड़ा। फिर श्रीलंका का जो आपको एक फैक्टर और है, जो है कि श्रीलंका का जो टोटल डेट चाइना को है वो $8 बिलियन है। आपको पता होगा हम्बन डोटा पोर्ट है जो, वो भी इन्होंने 99 ईयर्स की लीज पे लिया हुआ है चाइना ने। बहुत ही ये लोन लिया हुआ है, लोन को वापस करने के लिए फिर एक और लोन लेने लग पड़ते हैं, रीग्रीनिंग ऑफ लोन्स करते रहते हैं चाइना से ये। तो वो 8 बिलियन तो इनको चाइना को ही वापस देना है, 51 बिलियन जो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल डेट है इनका, उसमें से 8 बिलियन तो चाइना को ही देना है। तो फिर अब इसमें वाई शुड इंडिया वरी, है ना। अब इंडिया को श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में सोच के क्यों चिंताजनक होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया रेवड़ी कल्चर, वी शुड लर्न दिस लेसन फ्रॉम श्रीलंका एंड वी शुड नॉट फॉलो दैट।
सेकंड हमें क्या, जो यहाँ से तमिल रिफ्यूजीज है ना, उनका इन्फ्लक्स हो रहा है पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा। आप तमिलनाडु में 16 से ज़्यादा जो लोग हैं तमिल हैं वो श्रीलंका से भाग कर आए हैं, वो भी इलीगल मीन्स के थ्रू। अगर ऐसे और बढ़ गया, आपने देखा होगा स्टालिन ने अभी पीछे एक कमेटी भी बिठाई थी कि जितने भी रिफ्यूजीज वहाँ से आएंगे उनका कैसे मतलब डील करना है इस सिचुएशन से। तो ये एक हो सकता है। कई लोग लेकिन कहते हैं ये तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह प्रूव कर सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि टी और एप्पल मार्केट मतलब क्लोथिंग मार्केट जो है वो अब वॉइड क्रिएट हो गया है श्रीलंका का एक्सपोर्ट रुकने की वजह से, तो इंडिया ऑक्यूपाई कर सकती है उसे। लेकिन कई लोग ये कहते हैं इंडिया शुड एक्चुअली हेल्प श्रीलंका बिकॉज दे आर आर ओन पीपल, दे आर आर नेबर्स। तो बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि आप देखिए जो श्रीलंका है, नेपाल है, बहुत सारी ऐसी और हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो इंडिया को हमेशा से ही साउथ एशिया का एक बिग बुली ब्रदर समझती है। मतलब ये कि इंडिया उनका एक्चुअल में उन्हें बुली करता है, मतलब वो सही कंट्री नहीं है। बहुत हमारे एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है श्रीलंका में, तभी तो वो लोग चाइना की तरफ इंक्लाइंड है बहुत ज़्यादा। तो ये एक हमें उनको दिखाना चाहिए, नाउ चाइना इज़ नॉट स्टैंडिंग फॉर यू, चाइना इज़ नॉट अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ यू नो कि हम आपके साथ हैं। कुछ उन्होंने कॉन्सोलेशन तक नहीं दी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए कि आप हमारे ही लोग हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, एंड वी शुड स्टैंड फॉर देम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें आपने देखा होगा एक ये है इंडस्ट्री स्टेटस फॉर टूरिज्म टू बेनिफिट सेवरल सेक्टर्स। अब राजस्थान की सरकार ने क्या किया है, टूरिज्म को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया गया है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट छपी थी फ्रंट पेज पे द हिंदू के, और बहुत दिनों से ये सब कुछ चल रहा है। तो अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जब एक सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस मिल जाता है तो क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके लिए। तो you know when a sector is granted industry status, it becomes the part of a center or state's industrial policy। मतलब सेंटर और स्टेट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, फिर वो सेक्टर उसका पार्ट बन जाता है। फिर इससे क्या होगा कि एक जितनी भी डिमांड्स हैं उस सेक्टर की, जो डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब्सिडीज और स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट फुलफिल करने लग पड़ती है। स्पेशली डिजाइंड स्कीम्स होती हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप एक तो मोर लोन्स ले सकते हो और हैवी लोन्स ले सकते हो। मतलब आप लोन के नंबर भी ज़्यादा ले सकते हो और लोन का अमाउंट भी ज़्यादा ले सकते हो, ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा भारी लोन्स, मतलब ज़्यादा अमाउंट के लोन्स भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा कैप होता है। आप इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा स्टेटस हो गया ना, आपको लोन्स की ज़रूरत है ही अपने आप को फ्लरिश करने के लिए। तो इसीलिए आपको पहले इतने लोन्स टूरिज्म को नहीं मिलते थे, लेकिन अब मिलेंगे, और बहुत बड़ी बड़ी रकम के भी आप ले सकते हो। अब कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडीज मिलेंगी, जैसे आपको पता होगा जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इम्पोर्ट ड्यूटी दोबारा वापस रेमिट कर दी जाती है। बहुत सारी जीएसटी का जो है वो रिफंड हो जाता है एक्सपोर्टर्स को। तो ऐसी चीज़ें अब टूरिज्म पे भी मिलेंगी। और क्या होगा, और होगा कि फास्ट ट्रैक क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी लाइसेंसेस के लिए। ऐसे कुछ बेनिफिट्स होंगे। स्पीड अप द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स सेज पीएम। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ इन्होंने क्या कहा है। जो ईज ऑफ जस्टिस है, ये कहाँ पे बोला है, पहली बात तो हम ये बता देते हैं कि ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट, पहली ऐसी मीट हुई है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और एनवी रमन जी थे, तो जहाँ पे डीवाई चंद्रचूड़ जी भी थे, बाकी और एक तो सुप्रीम कोर्ट के और जजेस थे। वहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि जितना ही ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही ईज ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जुडिशरी को स्पीड अप करना चाहिए अंडर ट्रायल्स का रिलीज जेल में से, जो जेल में है उनको लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए और ये सब। हम देखते हैं अंडर ट्रायल होता क्या है। अंडर ट्रायल इज बेसिकली अ पर्सन हु इज बीइंग हेल्ड इन कस्टडी अवेटिंग ट्रायल फॉर अ क्राइम। मतलब अभी उसकी प्रोसीडिंग, उसके जो उस पर दोष लगाया गया उस दोष में प्रोसीडिंग भी नहीं स्टार्ट हुई, ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुआ, अभी बस वो वेट ही कर रहा है कि कब मेरा ट्रायल स्टार्ट हो, लेकिन वो है कस्टडी में। तो ऐसे लोगों को अंडर ट्रायल कहते हैं। तो अब एक बहुत ही आपको पता होगा 676 DLSAs हैं कंट्री में, डिस्ट्रिक्ट मतलब अभी हमने देखा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं कंट्री में। और NCRB के डेटा के मुताबिक 4,88,511 प्रिजन इनमेट्स हैं, जिसमें से 76% तो सिर्फ अंडर ट्रायल्स ही हैं। आप देखिए कि कितनी बुरी स्थिति है हमारे यहाँ की प्रोसीडिंग्स की, और
जिनको जो शायद दोषी है भी नहीं, वो बस जेल में सड़ रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा, वैसे ही नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिसे हम नालसा कहते हैं, जिसे 1995 में एस्टैब्लिश किया गया था एक एक्ट के तहत, इसीलिए हम इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहते हैं। वो एक्ट क्या था? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। नालसा का काम ये है कि जितना भी लीगल एड प्रोग्राम है जो स्टेट लेवल पे चल रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे अभी हमने देखा, उसको वो सही से चल रहा है कि नहीं, उस प्रोसेस को मॉनिटर करना, इफेक्टिवनेस मॉनिटर करना, उसकी क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो ये सर्विसेज अथॉरिटी फॉलो करेंगी, ये सब देखना। अब देखिए, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना जरूरी क्यों है? ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आप सच में अगर इसे देखें, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और आर्टिकल 39A है, उसका ये कहना है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सूटेबल लेजिस्लेशन एंड स्कीम्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी, ये जो एक्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें और एडवाइस प्रोवाइड करें। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, छोटे छोटे वर्कर्स हैं, वो तो इसी डर के मारे सुप्रीम कोर्ट के पास या कोर्ट में अपना वो नहीं करते, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते। उनको यही नहीं पता उनका केस है क्या। उन पे कोई कंपनी आके, जैसे मॉन्सेटा जैसी कंपनी आके कोई लगा देती है आप, या फिर कोई लेस की कंपनी कह देती है आप आलू ये ले लो और हम ऐसे चिप्स की इस क्वालिटी को प्रोड्यूस करो, बाई चांस वो क्वालिटी ऐसी प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो फिर वो डेट में ही रह जाते हैं सारे फार्मर्स। तो ऐसी सिचुएशंस में एक सही लीगल एडवाइस देने के लिए वो सरकार प्रोवाइड करती है इन अथॉरिटीज़ के द्वारा। और फिर लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना, और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसे हम ADR कहते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा, एक कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा कोर्ट्स के बाहर ही इन्हें प्रमोट करना। ये इस एक्ट का मोटिव था, ये इन अथॉरिटीज़ का भी मोटिव है। MEA साइलेंट ऑन यूक्रेन ब्लैक लिस्टिंग 3 इंडियंस। अब यूक्रेन ने क्या किया है? यूक्रेन ने 3 इंडियंस को, और बहुत ही जाने माने, बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव लोगों को हमारे यहाँ के, उनको ब्लैक लिस्ट किया है। और इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी तक साइलेंट है। तो हम फटाफट से देख लेते हैं, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। जो जेलेंस्की की, मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, जेलेंस्की की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल। उन्होंने इंडिया के 3 लोगों को नेम किया है, स्पेशली उसमें से PS राघवन है, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयर हैं इस टाइम पे। उनको लिस्ट किया है कि वो रशियन प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन कई सोर्सेज ने कहा है कि शायद ये बाय मिस्टेक हो गया उनसे, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं होगा, और यूक्रेन को ऐसा अपना इंटेंट क्लैरिफाई करना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया अगर उनसे हो गया है तो। और लेकिन कहीं यूक्रेन का एक ऑफिशियल है बहुत बड़ा, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, हम तो बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं अपनी लिस्टिंग को, हमने बड़े सोच समझ के PS राघवन को लिस्ट किया है, ब्लैक लिस्ट किया है। और क्योंकि ये सच में रशियन इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहे हैं। जो PS राघवन बेसिकली एक एम्बेसडर रह चुके हैं रशिया के, और उन्होंने एक टाइम पे ये कहा अभी रिसेंटली कि जो यूक्रेन है उसको तो नाटो का एक बस कवर की तरह यूज़ किया जा रहा है, एंड इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट टेक ऑफ इट्स ओन। तो ये तो बस नाटो की एक आर्म की तरह काम कर रहा है जो रशिया के अगेंस्ट लड़ रही है। तो ये शायद उनको ऑफेंसिव लगा और इसीलिए उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है। अब इनके साथ साथ और भी हैं, जो है मिस्टर राघवन के साथ साथ एक US बेस्ड ऑथर हैं जो इंडियन ओरिजिन है, सैम पिट्रोडा, और एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं जिसे सैयद नकवी नाम है, जिनका नाम भी ब्लैक लिस्टिंग में आया है। तो बस अब यही दे ऑल आर वेरी शॉक्ड कि ऐसा भी क्या हो गया कि हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो बस वही सब चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं। जी हाँ, ये केरला के कोट्टयम में जो बैक वाटर्स होते हैं केरला के, वहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर लिलीज कितनी ब्यूटीफुली ब्लॉसम कर रही हैं। इट्स लाइक अ पिंक कारपेट। तो बस यही, इसीलिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन। आई फाउंड इट वेरी लवली एंड हेंस आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विद यू। ऑलराइट, क्लियर पेमेंट टू पावर जनरेटर्स। मोदी जी ने एक इवेंट पे जिसका नाम है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047, उस पर ये कहा है कि जो पावर जनरेटर्स हैं, डिस्कॉम्स हैं, बाकी हैं, उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही से पैसे दे नहीं रही। ना ही उनको जो उनकी सब्सिडी मिलनी है वो दे रही है, ना ही जो उनसे जो खरीद रही हैं पावर उनके पैसे दे रही हैं। तो उन पे जो पैसा अभी बाकी है देना स्टेट गवर्नमेंट का, वो है ₹1.25 लाख करोड़। तो उन्होंने ये बोला है।
तो फिर उन्होंने बस मोदी जी ने बताया कि जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तब से तो हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऐसी चीज़ों में पावर की बहुत ही हद तक सफल हुए हैं। जैसे आपको पता होगा 18,000 विलेजेस के पास पहले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था ही नहीं, लेकिन आज है। क्यों है? क्योंकि सहज बिजली हर घर योजना आपको पता होगा, वो बहुत ही सक्सेसफुल एक इनिशिएटिव है। बीजेपी इज रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट्स थ्रू गवर्नर्स, जैसे स्टालिन जी ने ऐसा कहा है, और ऐसी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का आज ये कहना है। जैसे हम वेस्ट बंगाल में हमने देखा था, जो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं शायद, जगदीप धनखड़, वो भी he was acting like an arm of the central government against Mamata Banerjee, the present or the sitting chief minister of West Bengal। ऐसे ही स्टालिन की जो गवर्नमेंट है वो बार बार एंटी नीट बिल लेके आ रही है, लेकिन गवर्नर उन पे साइन नहीं कर रहे, क्योंकि इनका कहना ये है कि वो सेंटर के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं, ना कि खुद का उनका कोई टेक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5G सर्विसेज हैं वो अक्टूबर से रोल आउट होने वाली हैं। मतलब उसका जो एलोकेशन है, उसका यूज़ 5G सर्विसेज का अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब 5G होता क्या है? नाउ 5G इज़ 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, और it is basically designed to connect virtually everyone and everything together, including machines, objects, devices, people। तो 5G का मोटिव यही है कि वो ऑलमोस्ट हर मशीन, हर ऑब्जेक्ट, हर डिवाइस, हर इंसान को बहुत ही जल्दी से कनेक्ट कर पाए। तो हम पहले ऐसे जनरेशन की एवोल्यूशन देख लेते हैं कि मोबाइल नेटवर्क इवॉल्व कैसे किए हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन है 1G, वो 1980s में लाया गया था, जिसमें एनालॉग रेडियो सिग्नल्स को यूज़ किया जाता था, और वो सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल सपोर्ट करते थे। फिर आया 1990s में 2G। अब 2G ने यूज़ करना स्टार्ट किया डिजिटल रेडियो सिग्नल्स, और ये वॉइस कॉल्स को भी सपोर्ट करते थे, मतलब वॉइस ट्रांसमिशन को भी और डेटा ट्रांसमिशन को भी। आप अपना डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते थे, भेज सकते थे, मंगवा सकते थे, और ये बैंडविड्थ यूज़ मतलब जिस बैंडविड्थ पे आपकी ट्रांसमिशन अनेबल करता था वो था 64 kbps, 64 किलोबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर 3G आया 2000 में। इसकी स्पीड थी 1 Mbps से 2 Mbps की, और ये टेलीफोन सिग्नल्स और वीडियो कॉल्स भी अलाउ करना शुरू कर दिया, और इनफैक्ट कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी 3G में। फिर आया 2009 में 4G। 4G की जो पीक स्पीड थी वो 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक की थी। फिर आता है 5G। अब 5G की जो स्पीड है इट्स लाइक 6400 Mbps, और आप इससे जो डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, इट इज़ लाइक इनफाइनाइट डेटा ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है ये, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह इन चीज़ में सपोर्ट करेगा। अब जैसे हम देख सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, चाइनीज शिप सेट टू डॉक इन श्रीलंका। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में चाइनीज ने, हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं चाइनीज ऐसा श्रीलंका कह रही है, हमें तो ऐसा पता ही नहीं है हम्बनटोटा पोर्ट में कोई चाइना की शिप आने वाली है, लेकिन चाइना ने अब बोल दिया, हम तो परमिशन ले चुके हैं श्रीलंका की अथॉरिटी से कि हम अपना वहाँ पे अपनी शिप जिसका नाम युआन वांग 5 है, वो हम मतलब रेगुलर फ्यूलिंग के लिए और इन सब सपोर्ट के लिए वहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि ये जो इनकी शिप है बेसिकली सैटेलाइट और स्पेस ट्रैकिंग के लिए यूज़ की जा रही है, तो इसीलिए हमें बीच में रुकना की बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये करेंगे। ठीक है, अब कोश्यारी अंडर अटैक फॉर इंसल्टिंग मराठीज। जो अब महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि मुंबई तो फिनेंशियल कैपिटल ऑफ कंट्री का किताब कब खोदेगा, अगर हमारे यहाँ के जो राजस्थानी और गुजराती कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ से अगर जाने का डिसाइड कर लेते हैं तो इस पर बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज और बहुत सारे ऐसे कह रही हैं ये तो मराठियों पे, मतलब बिल्कुल आप वो इंसल्ट कर रहे हो मराठीज की, मतलब सब कुछ यहाँ का जो फिनेंस चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी और गुजराती कम्युनिटी से चला रही है, हम तो ऐसे ही हैं। तो इस पे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने ये कहा है कि इट्स टाइम टू शो हिम द फेमस कोल्हापुरी चप्पल। तो बस यही उन्होंने बोला, चलिए ठीक है, फिर अब गवर्नर को ये बहुत दिखाने की ज़रूरत है, कोल्हापुरी चप्पल ही दिखा देते हैं गवर्नर को, मतलब दिस इज़ एक्चुअली वेरी फनी। ओके, अब यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में एक तवलीन सिंह है जो ऑलमोस्ट हर संडे को यहाँ पे मेरे हिसाब से एक कॉलम लिखती हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही ब्रीफ मैं आपको बता दूंगी, पार्लियामेंट फॉर स्मॉल थिंग्स, मतलब उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा पार्लियामेंट है बहुत छोटी चीज़ों के लिए रह गया, बड़े बड़े मुद्दे थोड़ा ना डिस्कस करते हैं, हथरस जैसे या फिर और बड़ी सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा ना, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, मतलब ये उनके लिए छोटी बातें हैं,
आप तो बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि सोनिया गांधी ऐसा ये कहती हैं कि सोनिया गांधी अपोलोजाइज करेंगी, जैसे स्मृति ईरानी ने कहा लोकसभा के उसमें, उन्होंने अपना मतलब ऐसा डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया है तवलीन सिंह ने कि स्मृति ईरानी सोनिया गांधी की बिल्कुल पीछे ही पड़ गई कि आप अपोलोजाइज करिए सोनिया गांधी, कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट दी गई आपके एमपी द्वारा उसके लिए आप अपोलोजाइज करिए। फिर मतलब इन्होंने ये कहा तवलीन सिंह जी ने कि जिस कांग्रेस के एमपी ने ये बात बोली, राष्ट्रपति जिन्होंने बोला, उन्होंने ये बात क्लियर की और इंस्टेंटली अपोलोजाइज किया कि क्योंकि वो एक बंगाली हैं, उन्हें नहीं पता कि राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी, उनको ऐसा लगा कि शायद बोलते होंगे, उन्हें एग्जैक्ट मतलब भी नहीं पता। तो ये बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। और बड़े सारे इश्यूज हैं, जीएसटी है, इतनी सारी चीज़ें, उस पर क्यों नहीं डिस्कशन हो रही? आप ऐसी छोटी छोटी बातों को, फिर उन्होंने ये बोला कि पर्सनली आई कैन नॉट थिंक ऑफ any other democratic country in which parliament has become a forum for issues that should not need discussion। उन्होंने बोला है कि मैं ऐसी किसी भी कंट्री के बारे में सोच नहीं सकती जो आज इंडिया की स्थिति में है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में ऐसे इश्यूज को इतना बड़ा बना दिया जाता है, ऐसे इश्यूज को डिस्कस करा जाता है, शायद एक विलेज पंचायत भी डिस्कस ना करे। ये ऐसी बातें हैं जो डिस्कस होती हैं। तो बस इन्होंने यही कहा है। सो विद दैट वी कम टू एन एंड फॉर टुडे। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।